नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी के महान एवं विश्वविख्यात कवि वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अपनी प्राकृतिक काव्य दृष्टियों के कारण, काव्य चेतना के कारण वर्ड्सवर्थ विश्व में काफ़ी विख्यात हुए थे। तो आज की महत्वपूर्ण वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ के इन्हीं सभी प्राकृतिक काव्य दृष्टियों से संबंधित है। क्या आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हिंदी के किस कवि से इनकी तुलना की जाती है? तो हिंदी में जो सबसे सुप्रसिद्ध हमारे कवि हैं, जिनको प्रकृतवादी कवि कहा जाता है, कवि सुमित्रा नंदन पंत, तो अंग्रेजी के विलियम वर्ड्सवर्थ को इन्हीं से तुलना की जाती है। जिस प्रकार पंत हिंदी साहित्य में प्रकृति दर्शन से संबंधित रचनाएं करते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृतिवादी कवि के रूप में विश्वविख्यात। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रकृति से बिल्कुल ओतप्रोत हैं। तो आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की इन संपूर्ण काव्य भाषा, उनकी रचनाओं के प्राकृतिक सौंदर्य एवं काव्य दृष्टियों पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक इसी प्रकार बने रहिए। ये पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं वर्ड्सवर्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला वीडियो गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से लोंजाइनस के बारे में मैंने बनाया था। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर ज़रूर देख लें। क्योंकि काव्यशास्त्र के अंतर्गत जब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण को पढ़ते हैं तो ये सभी कवि एवं रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ का हम कुछ संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेंगे। इनका जन्म 1770 ईस्वी में तथा मृत्यु 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इंग्लैंड था। इंग्लैंड के बहुत महान कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रकृतवादी। उपाधि की बात करें तो इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि से संबोधित किया गया था, विभूषित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, पोएट लॉरिएट की उपाधि मिली थी विलियम वर्ड्सवर्थ को। वहीं इनके मित्र थे कॉलरिज। हम आगे जाकर के कॉलरिज के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार इनकी मित्रता हुई कॉलरिज के साथ, और साथ साथ दोनों ने मिलकर काव्य रचना में अपनी भागीदारी निभाई। अंतिम रचना की बात करें, अंतिम संग्रह है वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड को ध्यान दीजिएगा, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो द प्रिल्यूड अंतिम संग्रह है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह, अंतिम तो आपने देखा द प्रिल्यूड, लेकिन यहाँ है प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इनका यह पहला काव्य संग्रह है, महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, 1793 ईस्वी में यह प्रकाशित रचना थी। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने। कब बने? 1795 में। तथा उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो सहलेखन में लिरिकल बैलेट्स की रचना हुई थी और इसमें बहुत सारी कविताएं शामिल थी। विशेषतः वर्ड्सवर्थ की सारी कविताएं हमारे पंत की प्रकृतिवादी के समान प्रकृति के ऊपर ही विद्यमान है। प्रकृति के नाना रूपों का चित्रण इन्होंने किया है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि 20 वर्ष की अवस्था में वर्ड्सवर्थ ने पैदल ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की श्रृंखला की प्राकृतिक सुंदरता का बहुत गूढ़ अवलोकन किया था और इसी सौंदर्य को अपनी कथा वस्तु में इन्होंने आधार भी बनाया है। तो वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की रचना की, बहुत सारी कविताओं का जिसमें संकलन है। लिरिकल बैलेट्स को एक स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। तो इस दृष्टि से वे लिरिकल बैलेट्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र इसी लिरिकल बैलेट्स को माना जाता है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। कितने संस्करण? 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं लिरिकल बैलेट्स के। और प्रकाशित हुए साथ साथ उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। और इन्हीं जो रचनाएं थी, जो 4 संस्करण प्रकाशित हुए, उसकी भूमिका में जो कुछ भी वर्ड्सवर्थ ने लिखा था वही वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है। आगे हम इनको और भी अच्छे से विस्तार से देखेंगे, जो निम्न है।
संस्करण जो प्रथम था सन 1798 में, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्करण है, प्रथम संस्करण, जिसकी भूमिका का शीर्षक था एडवर्टीजमेंट। और इसी भूमिका के शीर्षक में पूरी तरीके से आलोचनात्मक रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बातों को रखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षक एडवर्टीजमेंट प्रथम संस्करण में शीर्षक है ये। 1798 ईस्वी का प्रथम संस्करण है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो संस्करण है द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ संस्करण, जिसमें प्रीफेस की भूमिका का शीर्षक है प्रीफेस, और इसी प्रीफेस के अंतर्गत इन्होंने अपनी आलोचनात्मक बातों को रखा है। तो प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहती हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा इसे। आगे देखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा था। चूँकि विलियम वर्ड्सवर्थ कविता को मूल मानते थे प्रकृति को दर्शाने के लिए, तो वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित किया और परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। इसको बहुत अच्छे से आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार नेट की परीक्षाओं में ये पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो प्रबल भावों का सहज रूप में अगर कोई दर्शाता है तो वह केवल सक्षम है कविता ही, जो प्रबल भावों को बड़ी सरलता से सूक्ष्म दृष्टि से दर्शाती है। आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, या कह सकते हैं तर्कों को, मान्यताओं को, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, जिसके कारण वर्ड्सवर्थ बहुत ही विख्यात रचनाकार है, कवि है। उनकी मान्यता के हिसाब से काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ ऐसा मानते थे कि ये जो काव्य भाषा है वो परंपरागत काव्य भाषा और काव्य शैली का तीव्र विरोध तो उन्होंने किया ही था, क्योंकि उनका मानना ही था कि कविता जो होती है उसके लिए एक स्वाभाविक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी बनावटी भाषा या कृत्रिम भाषा कविता को उच्च शिखर पर नहीं पहुंचा सकती है। तो उन्होंने बहुत ही जोरदार समर्थन किया था कि स्वाभाविक भाषा हो कविता की, और इसीलिए काव्य भाषा में इन्होंने ग्रामीणों की भाषा को विशेष बल दिया है। उनके अनुसार यही था कि कृत्रिम भाषा जो होती है उसको त्याग देना चाहिए और सरल भाषा का प्रयोग कवियों को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कवि अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए इतनी अस्वाभाविक, बोझिल और आडंबरपूर्ण कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि पाठकों को या श्रोताओं को समझ में ही नहीं आता है और केवल एक चमत्कार करके वह सीमित रह जाता है। जबकि कविता का उद्देश्य क्या है कि वो जन सामान्य के हृदय में उतरे, उनके मन का परिष्कार करे, विशेषकर उनका तादात्म्य प्रकृति के साथ एक तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सके। इतनी सरल भाषा कविता की होनी चाहिए, और इसीलिए काव्य में उन्होंने ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग को बहुत महत्व दिया, क्योंकि ग्रामीणों की जो अभिव्यक्ति होती है, जो उनकी भाषा होती है, वो बहुत सरल होती है, अकृत्रिम होती है और बहुत ही स्वच्छंद होती है। इसलिए उनकी वाणी में एक तरह की सच्चाई होती है, भावनाओं में सरलता होती है। इसी से भाषा को काव्य में प्रयुक्त करने की वकालत वर्ड्सवर्थ करते हैं। दूसरा है, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। देखिए, वर्ड्सवर्थ इसी काव्य और गद्य की भाषा में अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा, कह सकते अतिरेक कर देते हैं, जिसके कारण इनकी बाद में आलोचना भी की गई है, क्योंकि ये मानते हैं कि काव्य में और गद्य में दोनों की भाषा में कोई विशेष तात्विक भेद नहीं होता है, केवल छंद के कारण ये भेद दिखाई पड़ता है। यदि छंद को हटा दिया जाए तो कोई भेद नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गद्य और पद्य का अंतर केवल छंद के कारण नहीं होता, बल्कि वाक्य विन्यास, पद चयन, अलंकार, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, जिसके कारण वो गद्य से अलग होती है। तो इसी बात को आगे के विद्वानों ने काटा भी है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये है कि काव्य और गद्य की भाषा में उन्होंने कोई तात्विक भेद नहीं किया है वर्ड्सवर्थ ने। तीसरा है, प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, अर्थात भावों को प्रकट करने की जो भाषा थी वो इतनी सहज थी, सरल थी प्राचीन कवियों की, कि उनकी भाषा सबको आसानी से समझ में आ जाती थी, क्योंकि वो सरल थी। जन सामान्य के लिए बहुत ही आराम से वो समझ पाते थे और जन सामान्य उनकी भाषाओं के साथ बहुत तादाद में स्थापित कर पाते थे, केवल उनकी सरलता के कारण।
भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि कवि अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने सारे शब्दों का भंडार है, अब इस तरीके से शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार का कृत्रिम और आडंबर दिखाने के लिए बाद के कवियों ने बहुत ही बोझिल और आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है काव्य में, जो कि वर्ड्सवर्थ इसको सही नहीं मानते हैं। उनका कहना भी है कि प्राचीन कवियों की भाषा में इतना ज़्यादा सहजपन था जिसके कारण भाव पाठक या श्रोता तक आसानी से प्रेषित होते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं जो 3 मान्यताओं को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्ड्सवर्थ की, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि संदर्भ और कथन वाले प्रश्नों में इनको अक्सर पूछा जाता है। आगे देखेंगे, वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि वो केवल मानते हैं कि छंद के कारण ही काव्य और गद्य एक दूसरे से अलग हो पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और इसी कारण से आगे जब हम कॉलरिज को पढ़ेंगे तो कॉलरिज ने किस प्रकार से इनकी आलोचना की है, वर्ड्सवर्थ की इन सभी भावनाओं को थोड़ा परिष्कार किया है, या कह सकते हैं कि इन पर बात की है। तो फिलहाल के लिए हम वर्ड्सवर्थ को बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको पढ़कर समाप्त कर लिया है। आशा है कि आपको वर्ड्सवर्थ संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा, या फिर आपको जो भी पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल वर्ड्सवर्थ की इन सभी बातों को जो कि मैंने महत्वपूर्ण बताया है उनको अच्छे से देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था कि ड्राइडन ने ऑफ ड्रामेटिक पोएजी की रचना किस शैली में की है, जिसका सही उत्तर था निबंध शैली में रचना इसकी की गई है। और जिन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है इनमें है, इसका सही उत्तर केवल एक विद्यार्थी ने दिया है जिसका नाम है सोनी पांडे। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सोनी जी, आपने बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और बाकी के विद्यार्थी भी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें, जिससे कि उनकी तैयारी बराबर चलती रहे, उनको भी समझ में आए कि वो कितनी हद तक तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए देख लेंगे आज के प्रश्न को। तो आज का हमारा प्रश्न है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह उक्ति किसकी है। तो जल्दी से इसका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने नाम और शेयर के साथ जरूर करें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में कॉलरिज के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।